students, today I am going to discuss the third chapter of class 12 biology and the name of the chapter is reproductive health. चलिए क्लास 12 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं. कंप्लीट एनसीईआरटी से इसको देखेंगे. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ is according to World Health Organization means a total well-being in all aspects of reproduction. तो WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन हम किसको कह सकते हैं? जो वेल बीइंग हो, टोटली वेल बीइंग हो. किस तरह से? वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली, इन सभी एस्पेक्ट से जो वेल बीइंग है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन है. जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली वेल बीइंग है वो कैसा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन है. ए सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल बिहेवियर इंट्रैक्शंस among them in all 6 related aspects might be called reproductive healthy. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन कौन है? जो प्रॉपर इमोशनली, बिहेवियरली जो उसके इंट्रैक्शंस हैं और प्रॉपर वो वेल बीइंग है फिजिकली, बिहेवियरली, इमोशनली, सोशली, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थी पर्सन है. चलिए आगे देखते हैं. एक्शंस, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज. तो बेटा जो ये सबसे पहले स्ट्रेटजीज, एक्शन प्लान्स शुरू किए गए थे, कहाँ किए गए थे? सबसे पहले इंडिया फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड की जहाँ ये सब इनिशिएट किया गया था. क्या इनिशिएट किया गया था? 1951 में इनिशिएट हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. ठीक है, प्रॉपर बताया गया था कि किस तरीके से स्मॉल फैमिली के बारे में ही हमें सोचना चाहिए और इसके अलावा जो बहुत सारे मिथ्स थे, मिसकंसेप्शंस थे, उनको दूर किया गया. और इन सारी चीज़ों को अवेयर कराने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ की गई थी. वो गवर्नमेंट भी थी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी कर रही थी. उस तरह की अवेयरनेस सब जगह स्प्रेड कर रही थी, स्कूल्स में भी और सोसाइटी में भी. तो ये सबसे पहले इनिशिएट किया गया था 1951 में. जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स थे ये शुरू किया गया था इंडिया में. ठीक है, जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. तो ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इंडिया में सबसे पहले शुरू किए गए. चलिए देखते हैं कि मेजर टास्क क्या थे इसके लिए. क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सपोर्ट्स टू बिल्ड ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी. तो क्या टास्क यहाँ पर किए गए कि प्रॉपर अवेयरनेस कराई गई, लोगों को प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बिल्ड किया गया. तो क्या तरीका था, कैसे अवेयरनेस फैलाई गई, कैसे स्प्रेड की गई? द एडोलेसेंट यंग पर्सन. तो जो टीनेज जो एज होती है 13 to 14, उसमें जो चेंजेस आते हैं बच्चों की बॉडी में, तो उसके बारे में बच्चों को अवेयर कराया गया. यूथ को प्रॉपर नॉलेज दी गई किस तरह से ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, मतलब ये कि ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, प्रिंट के थ्रू और इसके अलावा चाहे वो गवर्नमेंटल थी या नॉन गवर्नमेंटल, सभी एजेंसीज़ ने इसमें सपोर्ट किया. टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स, यहाँ तक कि स्कूल में भी क्या किया गया? सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया, इनकरेज किया गया और डिस्करेज किया गया किसको? जो मिथ्स से, मिसकंसेप्शन से उनको. ठीक है, आगे देखते हैं. बिल्डिंग ए सोशली कॉन्शियस सोसाइटी. तो कैसे बिल्ड की गई एक कॉन्शियस सोसाइटी फॉर यूथ और एडोलेसेंट के लिए. प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ एक्सेट्रा. तो जो यूथ और एडोलेसेंट के लिए क्या किया गया कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. और जो एडोलेसेंस एज होती है जिसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी चेंज होती है, इसके बारे में बताया गया. सेफ और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज़ हैं जैसे एड्स वगैरह, इन सभी के बारे में प्रॉपर अवेयर कराया गया.
फॉर फर्टाइल कपल्स एंड मैरिजेबल एज ग्रुप्स, जो फर्टाइल कपल्स थे, मैरिजेबल एज ग्रुप्स के लोग थे, उनको अवेलेबल कराया गया उनके लिए बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर्स थी और पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, प्रॉपर केयर के बारे में बताया गया कि प्रेग्नेंट मदर जो हैं किस तरह से उनकी केयर करनी चाहिए, या आफ्टर डिलीवरी जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है उसके बाद किस तरह से उस प्रेग्नेंट वो जो लेडी है कैसे उसकी केयर करनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है कि बताया कि कोलेस्ट्रम जो मतलब जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर डिलीवरी उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं बेबी के लिए, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये सारी नॉलेज दी गई। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए। ब्रिंग्स अप सोशली कॉन्शियस हेल्थी फैमिलीज़ ऑफ डिज़ायर्ड साइज, तो प्रॉपर हेल्थी फैमिलीज़ के बारे में बताया गया। वार्निंग दी गई किस चीज़ की, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल evils like sex abuse and sex related crimes must be created to enable necessary prevention steps। इसके अलावा ये बताया गया कि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो किस तरह से इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, क्या इनके इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में नॉलेज दी गई। आगे देखते हैं। मेडिकल सपोर्ट, लॉ एंड रिसर्च, infrastructure needs, strong facilities, professional expertise and material support are essential to provide medical assistance for pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraception, menstrual problems and infertility। इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट दिया गया, प्रॉपर जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ थे उन्होंने इसको प्रॉपर सपोर्ट किया कि किस तरह से प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है या फिर डिसीज़ हो गई हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इनको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। प्रॉपर इनके लिए मटेरियल प्रोवाइड किए गए। स्टेचुरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगाया गया। व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस में आप देखते हो कि किस तरह से जो फीटस होता है, फीटस की जो सेल्स ली जाती हैं वहाँ से उस फ्लूइड लिया जाता है और उस फ्लूइड को चेक किया जाता है कि कोई इसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सर्वाइवेबिलिटी, मतलब कुछ इस तरह की कोई डिसीज़ तो नहीं है जिसे सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और लेकिन लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया क्योंकि एमनियोसेंटेसिस में ये भी पता लग जाता है कि आपका चाइल्ड बॉय है या फिर वो गर्ल है। तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ये पता करके जो फीमेल्स चाइल्ड थी उनको मार दिया जाता था। कुछ जगहों में, कुछ विलेजेस में ऐसा होता था कि अगर फीमेल चाइल्ड्स होती थी तो उनको मार दिया जाता था, जिसकी वजह से ये जो फीमेल फिटेसाइड्स बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया क्योंकि लीगली इसको यूज़ कर सकते हो, किस लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज़ हुआ फीमेल को मारने के लिए, फीमेल चाइल्ड को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा, तो इसको बैन किया गया। इसके अलावा रिसर्च स्पॉटलाइट्स, फॉर एग्जांपल बर्थ कंट्रोल के लिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई गई फीमेल्स के लिए जिसका नाम है सहेली, और ये बनी थी लखनऊ में CDRI जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स बताए गए कि इम्प्रूव्ड सोसाइटी के क्या इंडिकेटर्स हैं। इम्प्रूव्ड सोसाइटी हम किसको कह सकते हैं? जहाँ पर मेटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, मतलब इनकी जो डेथ रेट्स हैं इन्फेंट्स के और माँ के मेटरनल, ये क्या हो, ये कम हो, और स्मॉल फैमिलीज़ हों, बेटर एसटीडी डिटेक्शन हो, क्योर हो, और इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, एसटीडी जो डिसीज़ हैं उनका क्योर हो सके, इसको हम बोलेंगे ये इम्प्रूव्ड सोसाइटी है। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है
तो इससे क्या होगा इससे बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कमी होगी, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथ, ठीक है। इन एरियाज़ में प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप देख रहे हो कैसे पॉपुलेशन का जो भी ये आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखते हैं। वाई द वूम, हाउ टू कंट्रोल इट, तो किस तरह से ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है, कॉजेज़ क्या हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड बेटर लिविंग कंडीशंस, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बेटर होनी चाहिए, और जो डेथ रेट है वो कम हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होना चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होना चाहिए, और रिप्रोडक्टिव एज में प्यूपल का जो नंबर है वो बढ़ना चाहिए। कंट्रोल मेजर्स, मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिली यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो स्मॉलर फैमिलीज़ के लिए मोटिवेट रहें कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करें और स्मॉल फैमिली ही रहने दें। मीडिया ने स्लोगन निकाला, हम दो हमारे दो, वी टू अवर टू, ठीक है, ये स्लोगन निकाला गया। यंग अर्बन वर्किंग कपल्स अडॉप्टिंग ए वन चाइल्ड, यहाँ तक कि ये बताया गया कि किस तरह से जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से मतलब एक चाइल्ड को ही अडॉप्ट करें। स्टैचुरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज जो है वो फीमेल्स में 18 हो, मेल्स में 21 ईयर्स, गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़, ठीक है। आगे देखते हैं। बर्थ कंट्रोल, द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसके अलावा कुछ मेथड्स बताए गए कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इनके थ्रू क्या किया जा सकता है, इनके थ्रू बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरल मेथड्स हैं, बैरियर्स हैं, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड्स, इन सभी को बताया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स, तो नेचुरल मेथड में आता है आपका, जिसमें क्या देखते हैं, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, नो मेडिसिन डिवाइसेस यूज्ड, ऑलमोस्ट निल साइड इफ़ेक्ट्स बट चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, तो यहाँ आप देखते हो कि अवॉइड किया जाता है कि ओवम स्पर्म की मीटिंग ना हो, जिससे कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, प्रेगनेंसी कंट्रोल की जा सके। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़ीरो हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर फेलियर का चांस ज़्यादा है। इसके एग्जांपल आते हैं आपके। तो नेचुरल जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट है आपका पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड है विड्रॉल क्वाइटस और थर्ड है लैक्टेशनल अमीनेरिया। चलिए फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, कपल्स अवॉइड एब्स्टेंस फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कोई फॉर एग्जांपल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुई है, अब जो नेक्स्ट आएगी तो उसमें क्या देखना है आपको, जो 10 to 17 डेज़ हैं वहाँ पर क्या करना है, इन डेज़ में क्वाइटस को अवॉइड करना है, क्योंकि आप देखोगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14वां डे होता है, 14th डे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मतलब जो ओवम है वो रिलीज़ होता है। So this is the fertile period where ovulation is expected and fertilization chances are very high. तो fertilization के chances इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। सेकेंड है withdrawal coitus interruptus. Male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation. Purpose to avoid insemination. तो इसमें आपने क्या देखा कि जो मेल पार्टनर है वो विड्रॉ कर देता है his penis from the vagina ejaculation से पहले। पर्पस क्या है इसका, इंसेमिनेशन को अवॉइड करना। नेक्स्ट है लैक्टेशनल अमीनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग इंस्टेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन चाइल्ड बर्थ, इफेक्टिव ओनली अप ए मैक्सिमम ऑफ 6 months फॉलोइंग पार्टुरेशन एज लॉन्ग एज द मदर फुली ब्रेस्ट फीड्स। तो इसमें क्या देखते हो आप कि मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होता है लैक्टेशन के टाइम पर, क्योंकि जब इंस्टेंस लैक्टेशन होता है, बहुत ज़्यादा लैक्टेशन हो रहा है, तो उस टाइम मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। पार्टुरेशन चाइल्ड बर्थ के बाद ये प्रोसेस देखने को मिलता है, जो कि 6 month तक
रहता है डिलीवरी के बाद, तो जब मदर फुली ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है। तो यहाँ क्या देखा जाता है, ये पीरियड जो होता है डिलीवरी के बाद का, ये सेफ है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती एक्सटेंस लैक्टेशन के टाइम पर, तो ओवुलेशन भी नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं होता। तो ये नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में आते हैं आपके प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। तो प्रिवेंट करना है ओवम और स्पर्म को फिजिकली मीट ना होने दें। फॉर एग्जांपल कॉन्डम्स, मेल एंड फीमेल्स, मेड ऑफ थिन रबर, latex sheet covers penis male or vagina cervix female just before coitus. Prevent ejaculated semen from entering the female reproductive tract. Brand Not Nirod is a popular male brand. Additional benefits: protects user from STI and adds disposable self-inserted complete privacy. तो ये क्या है, यहाँ पर जो कॉन्डम्स हैं, जो बैरियर मेथड है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। और आपने देखा कि किस तरह से ये थिन रबर या लेटेक्स की शीट है जो कि मेल्स कवर्स पेनिस एंड फीमेल कवर सर्विक्स और वेजाइना बिफोर कॉइटस। प्रिवेंट इजेकुलेशन सीमन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये ब्रांड का नाम है, मेल ब्रांड है। और एडिशनल बेनिफिट्स क्या है इससे, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं STI और एड्स, ये भी प्रिवेंट रहते हैं। अदर फीमेल बैरियर्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स मेड ऑफ रबर इंसर्टेड टू कवर द सर्विक्स। इसके अलावा डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स हैं, ये फीमेल्स बैरियर्स हैं। ये रबर के बने होते हैं, इनमें इंसर्ट किया जाता है एंड कवर द सर्विक्स। ब्लॉक्स स्पर्म एंट्री और ये रीयूजेबल होते हैं। नीड डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर करेक्ट साइज एंड फिटिंग। तो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। प्रोटेप स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलॉन्ग विद दीज टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं जो स्पर्म को किल कर देती हैं। तो ये क्या है, ये इंक्रीज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को। आगे देखते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, बेसिस इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, आइडियल फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। तो ये डॉक्टर्स के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं, डॉक्टर्स हैं या एक्सपर्ट नर्सेज हैं, ये क्या करती हैं, इनके ही थ्रू, ये वेजाइना के थ्रू यूट्रस में एक्सपेक्टेड जो मतलब एक्सपर्ट नर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, वो इसको इंसर्ट कर देती हैं। इंडिया के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये फीमेल्स के लिए आइडियल हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल्स ये चाहती हैं कि डिले हो उनकी प्रेगनेंसी या वो स्पेस लेना चाहती हैं चिल्ड्रंस के बीच में, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल हैं। दीज आर 3 टाइप्स। IUDs के 3 टाइप्स हैं, देख लेते हैं। नॉन मीडिएटेड IUDs, फॉर एग्जाम्पल लाइप्स लूप, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। तो ये नॉन मेडिएटेड IUDs जो हैं, जिसका एग्जांपल है लाइप्स लूप, ये क्या करती हैं, स्पर्म को मतलब किल करवाती हैं यूट्रस में। फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ करके ख़त्म कर देना। कॉपर रिलीजिंग IUDs, ये क्या करती हैं, CUT7 मल्टी लोड 375, ये कॉपर आयंस रिलीज़ करते हैं जो सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी। जब आपको पता है कि टेल प्रॉपर काम नहीं करेगी तो वो प्रॉपर जो स्पर्म है वो एम्पुलर रीजन तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगा। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। हार्मोन रिलीजिंग IUDs एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन, LNG-20 makes the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to sperms। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, ये यूट्रस को अनसुटेबल बना लेते हैं कि फिर क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, द पिल्स कंपोजिशन, स्मॉल डोसेज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो
तो आप देखते हो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये पिल्स हैं, इसमें स्मॉल डोसेज होता है, या तो प्रोजेस्ट्रॉन का होगा या प्रोजेस्ट्रोजन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी इसमें मिलेगा आपको, या तो कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का, या सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होगा। तो मैकेनिज्म इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, अल्टर क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, वेरी इफेक्टिव, लेजर साइड इफेक्ट्स वेल एक्सेप्टेड। इसमें आप क्या देखते हो कि ये क्या करते हैं, ओवुलेशन ही नहीं होने देंगे और इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। तो आपको पता है जब ओवम ही रिलीज़ नहीं होगा तो ओवम और स्पर्म की मेटिंग भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मेटिंग हो गई तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। इसके अलावा आप देखते हो कि किस तरह से लिए जाती हैं। टेक डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल के जो फर्स्ट 5 डेज से स्टार्ट होती है और 21 डेज तक डेली ली जाती है। गैप किया जाता है 7 डेज़ का, ड्यूरिंग विच मेस्ट्रुएशन अकर, जब मेस्ट्रुएशन होता है तो उस टाइम 7 डेज़ का गैप लिया जाता है। स्पेशल स्पॉटलाइट्स सहेली, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, वंस ए वीक, पिल, वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि जो सहेली के बारे में हमने पढ़ा था, लखनऊ में बनाई गई थी ये SDRI में, ये नॉन स्टेरॉयडल होती है, ये वीक में एक बार ली जाती है, ठीक है। इसकी बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड इमरजेंसी यूज़। इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स यूज़ प्रोजेस्ट्रोजन्स alone or in combination with estrogen, placed under the skin or injected. Mode of action exactly the same as pills, but their effective periods are much longer. तो यहाँ आप देखते हो ये तो प्रोजेस्ट्रॉन को अकेले लिया जाता है, ये कॉम्बिनेशन के साथ, एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन के साथ ये स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन जो है वो सेम है पिल्स के जैसा, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो लंबा रह चलता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, व्हाट टू यूज़, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बो, IUDs। टाइम फ्रेम एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। तो इसका टाइम क्या है कि कॉइटस के 72 आवर्स के अंदर ही इसको यूज़ करना होता है। पर्पस हाईली इफेक्टिव है टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इसका मेन पर्पस है कि फॉर एग्जांपल रेप के केस में या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में इसको यूज़ किया जाता है। सर्जिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन एंड इम्पोर्टेंट वार्निंग्स। तो टर्मिनल मेथड्स टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग गैमेट्स ट्रांसपोर्ट, हाईली इफेक्टिव बट वेरी पुअर रिवर्सिबिलिटी। ये जो सर्जिकल मेथड्स हैं, ये टर्मिनल मेथड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देते हैं, ये गैमेट ट्रांसपोर्ट को एकदम ब्लॉक कर देते हैं। ये हाईली इफेक्टिव हैं, लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी शो नहीं करते, मतलब फिर आप दोबारा से चाहो कि प्रेग्नेंट होना है तो वापस से नहीं हो सकते। इसमें देखा जाता है सर्जिकल मेथड्स होते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन और द स्क्रोटम। तो इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट डिफरेंस होता है उसको कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है, ठीक है, टाइड अप कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, ये जब आपको पता है वासा डिफरेंस ही जो आपके ये टेस्टिकुलर लूब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन के बाद वो वासा डिफरेंस से ही एपिडिडाइमस में जाती है। फिर आगे का प्रोसेस कब कौन स्टार्ट करवाएगा, रेटिटेस्टिस के बाद वासा डिफरेंस ही होती है। तो वासा डिफरेंस को ही अगर रिमूव कर दोगे तो फिर स्पर्म की जो एंट्री है, ये जेलिकुलेशन है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक। ट्यूबेक्टोमी, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और वेजाइना। तो इसमें भी आप क्या देखते हो ट्यूबेक्टोमी में कि फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है। और आपको पता है फैलोपियन ट्यूब में ही एक पार्ट होता है एम्पुलर रीजन, जहाँ पर ओवम पहुँचता है, और अगर इस ट्यूब को ही कट कर दिया जाएगा तो एम्पुलर रीजन में ओवम की एंट्री नहीं हो पाएगी और ना ही स्पर्म की, तो यहाँ कोई मेटिंग नहीं हो पाएगी। Warning, contraceptive are used against a natural reproductive events
कॉन्सेप्शन मस्ट कंसल्ट क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो इसके लिए प्रॉपर, ये नेचुरल प्रोडक्टिव इवेंट के तो एकदम अगेंस्ट है। तो इसमें आप क्या देखते हो कि प्रॉपर डॉक्टर से जो वेल क्वालिफाइड हों उन्हीं से कंसल्ट करना चाहिए। डू नॉट इग्नोर पॉसिबल इल इफ़ेक्ट्स, जिसमें क्या होता है नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रो, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर, ये इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। आगे देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें क्या है देखते हैं। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इंड्यूस एबॉर्शन। तो मेडिकल टर्मिनेशन मतलब प्रेगनेंसी को मेडिकल के थ्रू प्रॉपर टर्मिनेट किया जा रहा है, प्रॉपर ख़त्म किया जा रहा है, तो ये क्या है अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन करवाया जा रहा है। ग्लोबल स्केल 45 to 50 million MTPs performed yearly worldwide counts for 1/5 of total conceived pregnancy. Highly debated due to emotional, ethical, religious and social issues. 1971 legalization. Government of India legalized MTP with strict conditions to avoid misuse and check indiscriminate illegal female feticides. तो इसमें क्या देखा गया कि 1971 में लीगलाइज किया गया कि MTP करवाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन स्ट्रिक्ट लगाई गई कि इसका कोई मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ना इलीगल तरीके से फीमेल फिटेसाइड्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अबॉर्शन इसलिए करवाया जा रहा है कि फ़ीमेल चाइल्ड को किल करना है या नहीं चाहिए फीमेल चाइल्ड। सो वाई MTP, क्यों MTP ज़रूरी? टू रिड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, casual unprotected intercourse, contraceptive failure, rapes. Essentials if continuation of pregnancy is harmful, fatal to the mother, fetus or both. तो क्या रीज़न हो सकते हैं MTP के, क्यों करवाया जा रहा है? अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया था, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, या फिर रेप्स की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो ये रीज़न्स हैं। तो इन रीज़न्स में MTP करवाया जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा एसेंशियल कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल है, फिटल टू द मदर, कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूशन रखना प्रेगनेंसी का ये मतलब हार्मफुल है बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। तो ये भी रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी को अवॉइड कराने का। सेफ्टी नोट, रिलेटिवली सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज मच मोर रिस्क। इलीगल क्वैक्स एंड डेंजरस, तो कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब 12 वीक्स के अंडर जो है करवा सकते हैं अबॉर्शन, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आगे देखते हैं द MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 गोल रिड्यूस इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो 2017 में एक MTP अमेंडमेंट एक्ट बना था जिसका गोल क्या था, रिड्यूस करना इलीगल अबॉर्शन और कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब कि अवॉइड रिड्यूस करना है कि मैटरनल मोर्टेलिटी भी कम हो, इलीगल अबॉर्शन भी कम हो, रिड्यूस हो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिक्वायर द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल पार्टिसिपेशन 12 वीक्स तक, 24 वीक्स रिक्वायर द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल पार्टिसिपेंट्स फॉर्म्ड इन गुड फेथ। मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो मेडिकल पार्टिशनर जो है मतलब एक चल जाएगा, नहीं तो मेडिकल पार्टनर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हों 2, उनका ओपिनियन ज़रूरी है, ठीक है, गुड फेथ के लिए, क्योंकि उसके बाद इलीगल हो सकता है ये टर्मिनेशन कराना। तो ये सारा जो भी हैं रजिस्टर्ड मेडिकल पार्टनर्स जो हैं वो होने चाहिए। द लीगल ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन, कंटिन्यूशन इन्वॉल्व्स ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी टू फिजिकल मेंटल हेल्थ, सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बॉर्न it would suffer from physical or medical abnormalities as to be seriously handicapped। तो ये रीज़न बताए जा रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को फिज़िकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ का रिस्क है, तो ही ये टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। या फिर जो वो बच्चा है जिसका बर्थ होने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं,
या फिर वो सीरियसली बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड रहेगा कि सर्वाइव करना उसका मुश्किल होगा, तो ये रीज़न्स में टर्मिनेशन कराया जा सकता है। एक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में आप देखते हो कि किस तरीके से ये जो डिसीज़ होती हैं ये फैलती हैं। क्या रीज़न है? ट्रांसमिटेड रूट्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसकी वजह से तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते ही हैं, जिसमें आप हेपेटाइटिस बी और HIV देखते हो, इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा शेयरिंग इंजेक्शन निडल्स, शेयरिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी रीज़न हो सकते हैं। तभी प्रॉपर स्टेलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है कि ये जो निडल्स वगैरह हैं ये क्लीन रहें और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर क्लीन रहें। द इन्फेक्शन लिस्ट, कौन कौन से डिसीज़ होती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में आती हैं आपकी गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमैनियासिस, द इनक्रेबल 3 हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज़, HIV मोस्ट डेंजरस हैं ये। ऑल अदर आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। इनके अलावा अगर कुछ और डिसीज़ हैं, अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं तो उनको क्योर करना ईजी है, लेकिन इनको मुश्किल है, इनको क्योर नहीं कर सकते आप। जो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज़ और HIV है, जो कि एड्स करता है। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? ऑफन माइनर लीडिंग टू डिलेड डिटेक्शन, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स इन जेनाइटल रीजन। तो आप देखोगे इचिंग है काफ़ी, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन भी हो रहा है, स्वेलिंग भी आ जाती है जेनाइटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक। कहने का ये मतलब है कि जो फीमेल्स हैं अगर वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा सिम्टम शो नहीं होते। Avoid sex with unknown partners, multiple partners. Always try to use condom during coitus. In case of doubts, go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment. Okay. तो क्या करना है? अवॉइड सेक्स अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं हो, और कॉन्डम्स यूज़ करें कोइटस के दौरान। इसके अलावा क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं अर्ली डिटेक्शन के लिए, ताकि कंप्लीट ट्रीटमेंट ले सको। आगे अंडरस्टैंडिंग इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहैबिटेशन। मतलब 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉइटस के बाद भी कोई चाइल्ड का बर्थ नहीं हो पाना, ये क्या है? इनफर्टिलिटी है। कॉजेस कैन बी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिसीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। बस्टिंग द मिथ। इन इंडिया फीमेल्स आर ऑफन अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन दैन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल्स पार्टनर। तो जैसे कि मिथ है कि इंडिया में कि फ़ीमेल्स को ही अक्सर ब्लेम किया जाता है कि इनकी वजह से ही चाइल्ड नहीं हो रहे हैं, बल्कि अक्सर ये देखा जाता है कि उनमें प्रॉब्लम नहीं है और मेल पार्टनर में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हेल्प डायग्नोज एंड करेक्ट डिसऑर्डर। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जाएं और वहाँ पर जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं वो हेल्प करते हैं डायग्नोज करने के लिए और करेक्ट डिसऑर्डर बताते हैं। व्हेन करेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, couples are assisted to have children through special techniques known as assisted reproductive technologies। इसके अलावा कुछ ART टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से भी जो है चाइल्ड को असिस्ट किया जा सकता है स्पेशल टेक्निक के थ्रू। चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे थे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। चलिए देखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। एक तो आती हैं आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है कि बॉडी के बाहर लैब्स में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इन लैब कंडीशन, ओवा, वाइफ डोनर स्पम्स, हस्बैंड डोनर जाइगोट। तो इसमें क्या किया जाता है? लैब में जो वाइफ है उसका ओवम लिया जाता है और जो हस्बैंड है वो डोनर, उनका स्पम लिया जाता है और लैब में ही फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है स्पम और ओवम का, और जाइगोट फॉर्म होता है, उसको फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, जो मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब जो ये जाइगोट है ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब ये जो एम्ब्रियो है इसमें देखा जाएगा कि कितना ब्लास्टोमेयर्स बने हैं। अगर 8 ब्लास्टोमेयर्स हैं
तो इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और अगर इसके अलावा देखा जाता है कि अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा है एम्ब्रियो में जो सेल्स है वो 8 ब्लास्टोमेयर्स हैं, 8 से ज़्यादा, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स हैं जो एम्ब्रियो है, तो उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। और इससे पहले जो हमने देखा 8 ब्लास्टोमेयर ट्रांसफ़र जो फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है उसको कहा जाता है ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेशलाइज लैब फर्टिलाइजेशन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं? लैब में ओवम में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। इन वीवो फैसिलेशन क्या होता है? गिफ्ट, मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ओवम जो कि डोनर ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवा बट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट। तो डोनर से ओवम लेके ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में सूटेबल इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड किया जा सकता है ओवम को, लेकिन ओवम फॉर एग्जांपल नहीं बन रहे हैं, तो डोनर से ओवम को लेकर ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पर वो क्या करती है, जो कि ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो फीमेल, उसमें ये प्रोसेस किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यूज फॉर लो स्पर्म काउंट, इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट सेमन, हस्बैंड डोनर इंट्रोड्यूस इनटू विजाइना और यूट्रस। IUI इसमें क्या किया जाता है कि जो लो स्पर्म काउंट होता है, इंसेमिनेट नहीं हो रहे हैं सीमन प्रॉपर, तो यहाँ पर विजाइना में क्या किया जाता है? सीमन को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की बॉडी में। आगे देखते हैं, यूट्रस वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है सीमन। ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो ये क्लियर हो गया है, क्योंकि लो स्पर्म काउंट है या फिर इंसेमिनेट नहीं हो पा रहा है सीमन फीमेल की वेजाइना यूट्रस में, तो उसको अलग से क्या कराया जा रहा है? हस्बैंड या जो भी डोनर है उनका सीमेन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वेजाइना और यूट्रस में। आगे देखते हैं, द फाइनल पर्सपेक्टिव ऑन ART, द लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग होना चाहिए प्रॉपर। द रिक्वायर्स स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन हो, प्रोफेशनल्स के थ्रू ही ये प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ। करेंटली अवेलेबल इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन इंडिया, तो अभी आप देखते हो ये अवेलेबल है सिर्फ इंडिया में बहुत ही कम सेंटर्स में, अफोर्डेबल ओनली टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, और इसको सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं कुछ ही नंबर में जो पीपल्स हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं और कम ही जगह पर ये अवेलेबल है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर मेजर डिटरेंट्स। बेस्ट अल्टरनेटिव, द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स टू हैव चिल्ड्रन। मेन इसका अल्टीमेट एम ये है कि सभी के पास क्या हो? चिल्ड्रन हो। वर्ल्ड लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर कपलिंग लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। इसके अलावा कि हमारा एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग लीगल अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन मिली हुई है कि ये बेस्ट मेथड है कपल्स का कि वो पेरेंट्स बन सकते हैं। चलिए, थैंक यू।